फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 9 है। आज हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कायरलता, जिसे इंग्लिश में चिरेलिटी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग कायरल भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे ध्रुवर घूर्णकता क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे विन्यास का धारण, प्रतिलोमन और रेसिमिक मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे SN1 व SN2 अभिक्रिया के उत्पाद क्या होते हैं। अभी तक तो हम केवल SN1 अभिक्रिया क्या होता है, SN1 तथा SN2 का मैकेनिज्म क्या होता है, इन्हीं सब के बारे में देखें। अब हम सब ये पॉइंट आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं कायरलता। हमने यहाँ पर हेडिंग बना लिया है कायरलता या चिरेलिटी। अब देखिए ये होता क्या है। हमने यहाँ पर परिभाषा क्या लिखा है कि वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर पूरी तरह अध्यारोपित नहीं होती हैं कायरल वस्तुएं कहलाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कायरल क्या होता है इससे पहले समझिए। हमने परिभाषा क्या लिखा है छोड़िए पहले। अब देखिए, जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐना है, ऐना कहिए, नॉर्मल में तो ऐना ही कहते हैं, शीशा, ठीक है, दर्पण है ये, मान लेते हैं। इसमें हम क्या करें, इसके सामने अगर कोई वस्तु रख दें, मान लेते हैं कोई गेंद रख दिए, तो इसका दर्पण में कैसा इमेज बनेगा। अब ये गेंद हम रखे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बैट तो बनेगा नहीं, अरे भाई गेंद ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने दर्पण लगाया है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम यहीं पर त्रिभुज रख दें तो इसका इमेज कैसे बनता है, इसका इमेज भी त्रिभुज ही बनेगा। अगर हम यहीं पर वर्ग रख दें तो भी इसका इमेज वर्ग ही बनता है। आयत रख दें तो आयत ही बनता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन अगर हम इसी मिरर के सामने अपना हाथ रख दें, जैसे मान लीजिए हम ये अपना हथेली रख दे रहे हैं पूरा, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम मिरर के सामने रख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मिरर हो गया, इसी के सामने हम अपना ये हथेली रख दिए। जैसे हम इसके सामने रखते हैं तो ये हमने रखा है तो इसका इमेज कैसा बनता है आप देखे भी होंगे। जैसे आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू ही समझिए। हथेली को छोड़िए, देखिए हथेली को ही लेते हैं। ठीक है, अब इस तरह से हम मान लेते हैं कि हमारा कोई, अरे ये कैसा हाथ बन गया, ठीक है, समझ जाइए। ठीक है, हथेली है ये हमारा, ठीक है, हथेली। इसका इमेज बनता है कैसे, देखिए जो वस्तुएं दर्पण के जितना पास रहती हैं वे उतना ही पास उसका इमेज भी बनता है। मतलब ये जो अंगूठा है इसी तरह बनेगा, ठीक है, इसके पास में, फिर इसके बाद ये ठीक है, इस तरह से बनता है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो उंगली है सबसे छोटी वाली, ये दूर है तो इमेज में भी दूर बना, और ये जो थंब है हमारा, ये इतना पास बन रहा है, इमेज के जितना पास बनेगा उसका इमेज भी इधर उतना ही पास बना है। लेकिन अगर हम इसी इमेज को, ये जो इमेज है इसको अगर हम उठाकर इस पर रख दें तो ये क्या इसको पूरी तरह से ढक लेगा, ये नहीं ढक पाता है। इसलिए कहते हैं कि यह जो है यह कायरल हो जाता है। ठीक है, हमने क्या यहाँ पर परिभाषा लिखा है कि वे वस्तुएं जो दर्पण प्रतिबिंब पर पूरी तरह अध्यारोपित नहीं होती हैं वो कायरल वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे इसमें तो पूरी तरह, अगर मान लीजिए ये गेंद है, इसको हम मिरर के सामने रख दें तो भी इसका इमेज में गेंद ही बन रहा है। मतलब इसको अगर हम इस पर रख दें तो पूरी तरह अध्यारोपित हो जा रहा है। लेकिन ये जो है, ये जो हैंड है हमारा, इस हैंड पे अगर हम रख दें तो ये क्या हो रहा है कि इसको पूरी तरह से ढक नहीं पा रहा है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं ये कायरल है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिखे हैं, ये तो सिंपल में है, आप देखेंगे NCERT में भी दिया हुआ है ये सारी इमेज। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा कि यदि एक कार्बनिक अणु में किसी कार्बन से जुड़े चारों समूह भिन्न होते हैं तो ऐसे कार्बन को असममित
कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं। ऐसा अणु दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। ये देखिए, हमने सामान्य भाषा में ये कह दिया और थोड़ा सा रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसके भाषा में हमने इस तरह लिख दिया। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसे भी हम समझ लेते हैं। ये भी एनसीईआरटी में ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, दिया है 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटेन। इसका अगर हम इसका हम स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। अब हमने क्या बोला था कि अगर इस तरह दे दे, आपको नाम दे दे और उसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप पीछे से मतलब बनाया कीजिए इमेज। पीछे से का मतलब क्या हुआ, पीछे से चलिए तो बॉन्ड एन लगा है, मतलब सब में सिंगल बॉन्ड लगेगा। फिर ब्यूट है, ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम किस तरह लिखते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। सब क्या है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच हैं। फिर दिया है 2-क्लोरो, अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन आएगा, इधर से काउंट करेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, बस यही दिया है 2-क्लोरोब्यूटेन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसके हाइड्रोजन को हम पूरा कर दे तो ये क्या हो जाएगा, CH3। अब इसने 3 बॉन्ड बना लिया तो 1 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। इसने इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया तो मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे इस तरह से, और इसने ये वाला जो कार्बन है केवल 1 बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। इस तरह से पूरा वैलेंसी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने ये एग्जाम्पल लिया क्यों है, समझिए। ये जो कार्बन है हमारा, ये जो कार्बन है इसके इस साइड ऊपर देखेंगे तो क्लोरीन लगा हुआ है और इस साइड देखेंगे तो 1 कार्बन लगा हुआ है, और इसके इस साइड अगर देखेंगे तो 2 कार्बन लगे हुए हैं। मतलब क्या हुआ कि इसके तीनों तरफ, और इस तरह से हमने यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा दिया। नहीं, अगर हम नीचे हाइड्रोजन देखते हैं तो क्या होता है कि इस कार्बन के चारों तरफ भिन्न भिन्न ग्रुप लगे हुए हैं। अब कैसे भिन्न भिन्न, अब कहेंगे कि यहाँ पर तो 1 कार्बन है, यहाँ पर भी तो कार्बन ही है, तो मतलब भिन्न ग्रुप कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर 1 क्लोरीन लगा है और इस साइड देखा जाए तो 1 ही कार्बन है और इस साइड 2 कार्बन है, तो भिन्न भिन्न ग्रुप नहीं हुए लेकिन नंबर तो भिन्न हो गया ना। बस हमने यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि यदि एक कार्बनिक अणु में, ये एक कार्बनिक अणु हो गया में किसी कार्बन से जुड़े, मान लीजिए इसमें से कोई भी कार्बन है तो हमने ये मान लिया, ठीक है। चारों समूह अगर भिन्न हो तो इसके चारों समूह भिन्न, सॉरी आपको दिख ही नहीं रहा, तो ये जो है इसके चारों समूह भिन्न होते हैं तो ऐसे कार्बन को असममित, ये कैसा कार्बन हो गया, इससे ही कहेंगे असममित कार्बन, ठीक है। असममित कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं। ऐसा अणु दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। अगर असममित कार्बन आ गया तो इस कार्बन के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं, ठीक है। स्टार क्या दिखाता है कि ये कायरल पॉइंट को दिखाता है, ठीक है। अगर हम इसी कार्बन की चारों तरफ, अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, मतलब यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा, ठीक है। 4 सिग्मा रहता है तो हम क्या बताए थे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण जिसे बोलते हैं। अब चाहे तो इसको ज्ञात भी कर सकते हैं, ये 11th का पार्ट है। अब क्या हुआ, ये तो बन गया पॉइंट, ठीक है। अब sp3 का आपको स्ट्रक्चर याद है कैसा होता है, sp3 का हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मीथेन हो गया, इसका हम मीथेन हो गया, इसका हम हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता था, 1 कार्बन तो बीच में हो जाता, 1 कार्बन एकदम सीध में, फिर इसके बाद 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर और 1 कार्बन इधर। अब इसके चारों तरफ हम हाइड्रोजन लिए हैं तो हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, मतलब इसका आकार चतुष्फलकीय की तरह होता है। अब चतुष्फलकीय की तरह होता है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसमें क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन जो होते हैं प्लेन में होते हैं, ठीक है। इसका इमेज अगर देखा जाए तो होता है इस तरह से, अब इसमें तो देख नहीं पाएंगे लेकिन समझ लीजिए यहीं पर कि 1 कार्बन जो है एकदम ऊपर, मतलब एकदम सीध में होगा, और 2 कार्बन जो है एकदम प्लेन, इसे कॉपी पर समझिए है, 2 कार्बन प्लेन में होंगे, और एक
बार बार कार्बन क्यों कर रहे हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा और 2 हाइड्रोजन इसी कॉपी पर मतलब प्लेन में होंगे, और एक हाइड्रोजन जो है ये पीछे मतलब इस कॉपी के अंदर होगा, और एक हाइड्रोजन जो है यह ऊपर की तरफ होगा। इसको हम किस रूप में दिखाते हैं, देखिए अब इसको तो हम इस रूप में दिखाते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है इसको किस रूप में दिखाते हैं, ये पॉइंट अगर आप समझ ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। समझिए कैसे दिखाते हैं, देखिए ये कार्बन है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है इसको हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो क्लोरीन है इसको हम यहाँ पर, ये दोनों प्लेन में हो गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो CH3 है ये पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ रहता है, तो हम क्या करते हैं डैश डैश लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं CH3, और अगर ऊपर की तरफ है तो ये जो है ऊपर की तरफ हो जाता है, ऊपर की तरफ रहता है तो हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या CH2 CH3, और ये हो जाएगा हमारा कायरल पॉइंट। ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं, इसी को अब हम नेक्स्ट पेज में समझाते हैं। हमने अभी स्ट्रक्चर कैसे बनाया था, यहाँ पर देखिए हमने स्टार दिखा दिया था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन, और ये वाला जो CH3 है यह अंदर की तरफ है, तो इसको हम CH3 इस तरह से डिनोट कर दिए। और बाहर की तरफ कौन है, बाहर की तरफ आ जाता है हमारा CH2 CH3, ठीक है। अब इसी को अगर हम मिरर में देखें, ठीक है, दर्पण में अगर हम इसे देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, देखिए जो चीज़ चाहे जो भी कुछ हो वो अगर दर्पण के पास में जितना ही रहता है उसका इमेज भी दर्पण के पास ही बनता है। मतलब ये क्लोरीन पास में है तो क्या होता है कि क्लोरीन ये पास में ही रहेगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन दूर है, ठीक है, ये हाइड्रोजन मिरर से दूर है तो इधर उसका इमेज भी दूर बनता है, और ये भी इससे दूर है तो इसका इमेज इस तरह से बनता है, यहाँ पर CH3 लग जाएगा। और ये चीज़ जो है थोड़ा सा इसके पास है तो ये भी उसी के पास में थोड़ा सा बन जाता है, ठीक है, इसका इमेज इस तरह से बन जाता है CH2 CH3, ठीक है। अब हम ये चीज़ बनाए क्यों हैं, देखिए अगर हम इस चीज़ को मान लीजिए इस अगर कुछ भी हो, अगर इस कार्बन को हम इस तरह से उठा लें, उठाकर अगर हम इस पर पटक दें, पटक के ना मतलब रख दे रहे हैं, ठीक है, इस कार्बन को हम उठा लिए, अब उठाकर हम एकदम ऐसे ही करके इस पर रख दें तो क्या होगा कि ये वाला जो क्लोरीन है इधर चला जाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है इधर आ जाएगा, और ये जो C2H5 है यह भी इधर आ जाएगा, नहीं इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये जो CH3 है वो इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है इसमें से अगर हम इस पर अध्यारोपित कर दें, इस वस्तु को उठाकर हम इस पर अगर रख दें तो ये केवल कार्बन वाले पोर्शन को तो ढक ले रहा है, लेकिन और सभी चारों पॉइंट को यह एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं कर रहा है। अध्यारोपित करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे इस तरफ हम बॉल रखे हैं, इसको अगर हम मीटर में देखें, अगर इस बॉल को उठाकर इस पर हम रख दें तो ये इसको पूरी तरीके से ढक ले, तो ये हुआ अकायरलता। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये अगर हम इसको उठाकर इस पर रख दे रहे हैं तो ये इसको पूरी तरह से नहीं ढक रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है यह कायरल है। हम फिर से एक पॉइंट क्लियर करते रहे, देखिए कायरलता क्या है, वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर पूरी तरह अध्यारोपित नहीं होती हैं कायरल वस्तुएं कहलाती हैं। इसी को हमने फिर से लिख दिया कि यदि एक कार्बनिक अणु में किसी कार्बन से जुड़े चारों समूह भिन्न होते हैं तो ऐसे कार्बन को असममित कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं। ऐसा अणु दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। हमने एग्जाम्पल भी दिया, ठीक है, इमेज भी बनाया, इमेज कुछ अच्छा नहीं है, चलिए देखिए पहले, फिर उसके बाद हमने इस तरह से बताया एक एक पॉइंट को, फिर हमने एक एग्जाम्पल ये दिखाया और इसको हमने दर्पण के सामने रखा। ये हमारी जो वस्तु है और इसका ये प्रतिबिंब बन रहा है। ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसमें से हमने कायरलता को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखने जा रहे हैं ध्रुव घूर्णकता, ये क्या होता है, इसको अब हम देखने जा रहे हैं।
यहाँ पर हमने हेडिंग बना लिया है और उसका डिफिनेशन भी लिख लिया। देखिए ध्रुवल घूर्णकता क्या होता है। हमने यहाँ पर लिखा एक कायरल पदार्थ सक्रिय होता है। अब ये क्या होता है, कायरल क्या होता है हमने बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक कायरल पदार्थ सक्रिय होता है, यह समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज या वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, ध्रुवल घूर्णकता मतलब घूर्णन करेगा। घूर्णन का मतलब क्या होता है, घूर्णन कैसे करता है यार, एक या फिर क्लॉकवाइज करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज करे, यही तो है घूर्णकता। इसको बहुत ही इजी मेथड से हम आपको बताएंगे ध्रुवल घूर्णकता क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक बल्ब है, ठीक है, ये हमारा बल्ब हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से इसके प्रकाश निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश इसका निकलेगा तो क्या होगा कि ये पूरा मतलब बल्ब का काम मतलब क्या हुआ कि एक जगह जलता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक है। इस प्रकाश को हम क्या कर रहे हैं कि इसके सामने एक हम प्रिज्म रख दे रहे हैं, ठीक है। प्रिज्म कैसा होता है आप जानते ही होंगे, इसको अगर लाइट में हम रख देते हैं तो 7 किरणें निकलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये वाला लाइट है ना, बल्ब हम लिए हैं। अब ये क्या करता है, अब इस बल्ब से देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की किरणें निकलेंगी, मतलब इधर भी जाएंगी, 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 मतलब सब तरफ जाएंगी, ठीक है। जैसे ही यह जो किरण इस प्रिज्म से, अब इस प्रिज्म को हम कहते हैं निकॉल प्रिज्म, ठीक है। निकॉल प्रिज्म से हम गुजार रहे हैं, निकॉल प्रिज्म, ठीक है। जैसे हम इसको इस प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है कि ये जो रेज हैं सभी दिशा में जो जा रही हैं, इस प्रिज्म से गुजरने पर ये जो रेज है इसको एक दिशा में कर देता है। एक दिशा में कैसे करेगा, देखिए यहाँ से इस तरह से कर देता है, ऊपर नीचे एक दिशा में कर दिया रेज को। अब हम क्या करते हैं, इस रेज को एक सॉल्यूशन के माध्यम से देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, विलयन, ठीक है। इस तरह से हमने एक विलयन बना लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से अब हम देख रहे हैं, यहाँ से देखने पर क्या होता है कि ये जो रेज हैं हमें दो तरीके से दिखाई देती हैं। अब दो तरीके से कैसे, हम मान लेते हैं कि एक ये और एक ये। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ये जो किरणें हैं इसको क्या करता है, या फिर इस तरह से दिखा देता है, ठीक है, हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, या फिर इसको इस तरह से दिखा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, या फिर इस किरण को ये क्लॉकवाइज घुमा देगा या फिर इस किरण को ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, ठीक है। जब ये क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त जब ये घुमाता है तो इसे हम कहते हैं +d रूप, ठीक है। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, जैसे ये वाला इमेज है, ठीक है, इसको अगर इस तरह घुमाता है तो इसे हम कहते हैं -l रूप, ठीक है। और हम ये विलयन किस चीज़ का लिए थे, हम ये विलयन लिए थे 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, ये हम इसमें लिए थे। और ये जो स्थिति है इसे हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। हमने यहाँ पर परिभाषा में क्या लिखा है कि एक कायरल पदार्थ सक्रिय होता है, यह समतल ध्रुवीय प्रकाश, यह जो है समतल ध्रुवीय प्रकाश को दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज या वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देता है। इसे ही कहते हैं ध्रुवल घूर्णकता। हमने यहाँ पर 2 पॉइंट क्लियर कर लिया, एक कायरल, दूसरा ध्रुवल घूर्णकता। अब हम देखने जा रहे हैं कि विन्यास का धारण क्या होता है। हमने यहाँ पर हेडिंग बना लिया है विन्यास का धारण, जिसे कहते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या होता है, देखिए विन्यास का मतलब क्या हुआ, यदि रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात भी त्रिवेम अणुओं की व्यवस्था अभिकारक के समान होती है तो इसे विन्यास का धारण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप पहले ये जान लीजिए कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया ये है,
ठीक है, ये अभिक्रिया हुआ और ये बी बना दिया। ठीक है, तो इस मतलब ये जो है ये एरो को हम दिखाते हैं कि अभिक्रिया। ठीक है, ये दिखाता है अभिक्रिया और ये जो है इसको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, मतलब एरो के इस साइड जो भी रहता है उसे हम कहते हैं उत्पाद, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और ये क्या है ए, इसे हम कहते हैं अभिकारक। ठीक है, मतलब एरो है, इसके आगे वाला पार्ट उत्पाद कहलाएगा और इसके पीछे वाला भाग अभिकारक कहलाता है और ये जो एरो है यह दिखाता है अभिक्रिया। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी तो आपको समझ में आएगा कि अभिकारक के समान होता है। तो अभिकारक आया है यहाँ पर अभिकारक के समान। अब आपको पता ही नहीं कि अभिकारक होता क्या है, तो देखिए एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कि विन्यास का धारण क्या होता है। अभी हमने एग्जाम्पल यही लिया था, जैसे ये हमने यहाँ पर दिखाया था कार्बन को, यहाँ पर हाइड्रोजन को और यहाँ पर क्लोरीन को, और ये दिखाए थे पीछे CH3 है और आगे की तरफ हम दिखाए थे CH2CH3। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई अलग से अभिक्रिया आता है, मतलब OH- आ रहा है। ठीक है, जैसे ही OH- आता है इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है इस Cl को हटा करके अपना स्थान यहाँ पर ले लेता है और बन क्या जाता है CH, यहाँ पर अब ये तो वैसे ही रहेगा CH3 और ये हो जाता है हमारा CH2CH3 और इस क्लोरीन का स्थान ले लेता है ये OH निगेटिव। अब क्या हुआ कि देखिए इसमें अभिकारक तो था ही ऐसे, अब इसी का रूप ये ले लिया। अब यहाँ पर ये नहीं कि ये हाइड्रोजन इस साइड है, इसमें इस साइड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन इस साइड, इसमें तो नहीं हुआ, तो इसीलिए इसे कहते हैं विन्यास का धारण। हमने यहाँ पर क्या लिखा कि यदि रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात, मतलब यहाँ पर अभिक्रिया हो गया, यहाँ पर अभिक्रिया हो गया होने के पश्चात भी त्रिविम अणुओं की व्यवस्था, अब ये क्या है त्रिविम में ये तो है। ठीक है, त्रिविम अणुओं की व्यवस्था अभिकारक के समान होती है। अब ये इसी की तरह तो है, ठीक है, अभिकारक के समान है, तो इसे हम कहते हैं विन्यास का धारण। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विन्यास का प्रतिलोमन, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर आया प्रतिलोमन, इससे पहले हम क्या पढ़ें विन्यास का धारण। अब देखिए विन्यास का धारण का मतलब क्या हो, उसी का रूप ये धारण कर लिया, लेकिन यहाँ पर प्रतिलोमन, जहाँ पर भी प्रति लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से विपरीत होना, तो वही है यहाँ पर कि विन्यास का प्रतिलोमन। अब यहाँ पर क्या लिखे हैं कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात समूह के जुड़ने का क्रम अभिकारक से उल्टा हो जाता है तो इसे विन्यास का प्रतिलोमन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम वही वाला ले रहे हैं, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा CH2CH3। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि मान लेते हैं हमारा अभिक्रिया में ये आ गया OH निगेटिव। अब विन्यास का यहाँ पर प्रतिलोमन करना है तो क्या होता है, यहाँ पर ठीक अपोजिट हो जाता है। मतलब अपोजिट होने का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरीन है, हाइड्रोजन इस साइड है तो यहाँ पर इस साइड में जुड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरीन का स्थान तो ये OH ले लेगा और ये जो है ये वाला पॉइंट इस तरह से बन जाता है CH3 और ये पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा हमारा CH2CH3 और यहाँ पर जुड़ जाएगा OH। बस परिभाषा को ध्यान से पढ़िए, फिर ये आपको समझ में आ जाएगा कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात समूह के जुड़ने का क्रम अभिकारक से उल्टा, अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ उल्टा हो गया कि नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन इस साइड जुड़ा था, अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस साइड हो गया, यहाँ पर CH3 इस साइड है और यहाँ पर CH3 इस साइड, मतलब ठीक अपोजिट हो गया। ये है विन्यास का प्रतिलोमन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखने जा रहे हैं रासायनिक मिश्रण क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रासायनिक मिश्रण। अब ये क्या होता है, देखिए जब किसी पदार्थ में डी रूप तथा एल रूप समान मात्रा में, डी रूप का मतलब क्या हुआ दक्षिणावर्त और एल रूप का मतलब वामावर्त, समान मात्रा में उपस्थित होते हैं
तो इसे रेसेमिक मिश्रण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ अभी बता रहे हैं। रेसेमिक मिश्रण समतल ध्रुवीय प्रकाश को, समतल ध्रुवीय प्रकाश क्या होता है हमने आपको बता दिया। समतल ध्रुवीय प्रकाश को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता है, क्योंकि डी रूप तथा एल रूप एक दूसरे के घूर्णन को निरस्त कर देते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम एग्जाम्पल लिए हैं ये वाला, ठीक है, इसमें क्या होता है कि CH3 यहाँ पर जुड़ा रहता है और यहाँ पर CH2CH3 जुड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि OH ने अटैक मारा। जैसे OH अटैक मारता है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो कार्बन है वो इस रूप में ही रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बता रहे हैं, CH3 और यहाँ पर हो जाता है CH2CH3 और OH, ठीक है। अब ये कौन सा रूप है, फिर उसके बाद क्या बन जाता है एल रूप। एल रूप कैसे बनेगा, देखिए ये इसी तरह रहता है, H यहाँ पर हो गया, फिर OH यहाँ पर आकर जुड़ गया। अब यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हो जाता है हमारा CH2CH3। अब ये हम दो इमेज क्यों बनाए हैं, फिर से इसको पढ़िए समझ में आएगा। जब किसी पदार्थ में डी रूप तथा एल रूप समान मात्रा में हो, इसमें डी और एल दोनों ही समान मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो ऐसे मिश्रण को रेसेमिक मिश्रण कहते हैं, ठीक है। रेसेमिक मिश्रण समतल ध्रुवीय प्रकाश को, अब ये जो समतल ध्रुवीय प्रकाश है इसको क्या करता है कि किसी भी दिशा में नहीं घुमाता। अब कैसे घुमाएगा, क्योंकि डी रूप तथा एल रूप एक दूसरे के घूर्णन को निरस्त कर देते हैं। इसको समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि यही है, अब इसको जैसे हम लाइट इस पर डाले थे, ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ सोल्यूशन लिए थे 2-क्लोरोब्यूटेन का, तो यही है 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। इसको अगर हम इससे गुजार रहे हैं तो क्या होता है कि इसमें डी मतलब डी रूप हो रहा है और एल रूप भी हो रहा है, मतलब इसमें दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों दिशा में घूमने की प्रवृत्ति होती है। मतलब इसमें दोनों दिशा में, मतलब डी रूप और एल रूप दोनों में दिशा में घूमने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन क्या होता है कि इसमें तो हमने दोनों दिशा में दिखा दिया कि एल रूप में भी और डी रूप में भी, दोनों दिशा में। अब क्या होता है जब दोनों दिशा में घूम जाते हैं, अब ये तो सॉल्यूशन है, तो क्या होता है कि इसमें न तो डी रूप दिखाई देता है और न ही एल रूप दिखाई देता है। यहाँ पर हमने लिखा है क्योंकि डी रूप तथा एल रूप एक दूसरे के घूर्णन को निरस्त कर देते हैं। मतलब एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं। तो ये है हमारा रेसेमिक मिश्रण। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं कि जब किसी पदार्थ में डी रूप दक्षिणावर्त तथा एल रूप वामावर्त समान मात्रा में उपस्थित होते हैं तो इसे रेसेमिक मिश्रण कहते हैं। रेसेमिक मिश्रण समतल ध्रुवीय प्रकाश को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता है। अब किसको नहीं घुमाता है, रेसेमिक मिश्रण समतल ध्रुवीय प्रकाश को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता है, क्योंकि एल रूप तथा डी रूप तथा एल रूप एक दूसरे के घूर्णन को निरस्त कर देते हैं। ये हमने रेसेमिक मिश्रण का एग्जाम्पल भी दिखा दिया। इसमें से हमने कायरलता को भी कंप्लीट कर लिया, ध्रुव घूर्णकता को भी, विन्यास का धारण, प्रतिलोमन और रेसेमिक मिश्रण सबको कंप्लीट कर लिया। अब हमारा बच क्या रहा है, SN1 तथा SN2 अभिक्रिया के उत्पाद क्या होते हैं, इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज हम क्या क्या पढ़े हैं, देखिए कायरलता क्या होता है, इसको हमने एक एक पॉइंट को क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखें, उसके बाद हमने देखा ध्रुवल घूर्णकता क्या होता है, ध्रुवल घूर्णकता क्या होता है इसको हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि विन्यास का धारण क्या होता है, फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा वो भी हमने देखा। फिर उसके बाद हम देखे कि विन्यास का प्रतिलोमन क्या होता है, उसको हमने उसका हमने परिभाषा भी लिखा और एग्जाम्पल भी हमने आपको समझाया। फिर रेसेमिक मिश्रण क्या होता है उसे भी हमने आज कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।